हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके भारतीय साहित्य के फर्स्ट यूनिट पे भारतीय साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय। इसमें हम भारतीय साहित्य का परिभाषा, अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें जो आपकी भाषाएं लगी हुई हैं उसको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। भारतीय साहित्य भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक विरासत का जीवन दस्तावेज है जो हजारों वर्षों से विभिन्न भाषाओं और परंपरा के माध्यम से भारतीय विचारधारा को व्यक्त करता है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारे भारतीय साहित्य है यानी कि भारत की जो संस्कृति है, समाज है, जो विचार है, उसका एक जीवंत हमारे समक्ष यानी कि जो स्वरूप है वो व्यक्त करता है। जो हमारी परंपराएं हैं, लोगों के जो रिश्ते हैं, उनकी जो मतलब गहरी सोच है वो विचारधारा हमारे समक्ष व्यक्त करता है। आगे है, यह भारत की कई भाषाओं में रचित साहित्य का संग्रह ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन की विभिन्नता में छिपी एकता को दर्शाने वाली पूरी इकाई है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय साहित्य है वो हजारों वर्षों पुराना यानी कि मतलब हजारों वर्षों पुराना है और इसमें जो अलग अलग भाषाओं में जैसे हिंदी, तमिल, यहाँ पे कई सारी भाषाओं में लिखा गया है जो हमारी भाषाओं और परंपराओं के जरिए भारत की सोच को बताता है। यानी कि जो हमारा भारतीय साहित्य है वो किस प्रकार के हैं। तो ये सिर्फ अलग अलग भाषाओं की किताब का एक तरह से ढेर नहीं बल्कि ये भारत की अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ जोड़कर एकता दिखाता है। मतलब कि जो हमारा भारत है यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो हर एक धर्म अपना अपना जो साहित्य है उसे लिख के और जो हमारी भारत की संस्कृति है उसे दिखाता है अपने साहित्य के माध्यम से। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत है इसमें अनेकता में एकता का स्वरूप नजर आता है। आगे है, भारतीय साहित्य का स्वरूप उसकी बहुभाषी प्रकृति, सांस्कृतिक गहराई और राष्ट्रीय चेतना से परिभाषित होता है जो इसे विश्व साहित्य में खास बनाता है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस साहित्य की खासियत इसकी कई भाषाएं, गहरी संस्कृति और देश प्रेम की भावना है। मतलब कि जब अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो वो अपनी अलग अलग भाषाओं में अपने साहित्य को लिखते हैं, रचते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा भारत है उसके प्रति जो लोगों का प्रेम है, जो हमारी संस्कृति है उसके प्रति जब लोगों का प्रेम नजर आता है तो जो हमारा भारत है इसे विश्व साहित्य में यानी कि दुनिया के साहित्य में एक अनोखा रूप और मतलब स्थान प्राप्त है। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। भारतीय साहित्य भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य की समष्टि है जो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना की एकता को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये साहित्य है वो हिंदी, तमिल, बंगला जैसी कई भाषाओं में लिखा गया है और ये भारत की जो परंपराएं हैं, देश प्रेम की भावना को एक साथ दिखाता है। आगे है कि डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि भारतीय साहित्य विविध भारतीय भाषाओं के साहित्यों यहाँ पे साहित्यों का संचित कोश है, लेकिन यह केवल एक संग्रह नहीं, यह एक इकाई है जो भारतीय जीवन की विभिन्नता में छिपी एकता को दिखाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक किताब का ढेर नहीं। मतलब जो यहाँ पे नागेंद्र है वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक किताब यानी कि जो साहित्य है एक किताब का ढेर नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा समूह है जो भारत की अलग अलग संस्कृतियों को मतलब जो संस्कृति है उसे एक करके दिखाता है। मतलब कि यहाँ पे जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं अपने साहित्य को बताते हैं, अपनी संस्कृति को बताते हैं, तो अलग अलग ना करके उसे एक में समेट के यानी कि एक में संचित करके बताते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ पे भारतीय जीवन की विभिन्नता में छिपी एकता नजर आती है। यानी कि जो हमारा भारत का जीवन है, हमारा जो समाज है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं फिर भी सभी में एकता, बंधुत्व यानी कि भाईचारे का जो गुण नजर आता है। यह परिभाषा भारतीय साहित्य की भाषाई संग्रह से आगे ले जाकर भारतीय संस्कृति, विचारधारा की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब कि जो ये कहा जा रहा है कि जो ये परिभाषा है साहित्य को सिर्फ भाषा की मतलब किताबों से ज़्यादा बताती है, लेकिन ये भारत की जो संस्कृति है, सोच है, उसे एक साथ व्यक्त करता है यानी कि प्रस्तुत करता है।
अब हम जानते हैं भारतीय साहित्य का जो अर्थ है। भारतीय साहित्य का अर्थ केवल विभिन्न भाषाओं का साहित्यिक संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय विचारधारा और चेतना की अभिव्यक्ति है, जो हजारों वर्षों से संचित अनुभवों और विचारों से बनी हुई है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये साहित्य है सिर्फ अलग अलग भाषाओं में लिखा गया एक मतलब साहित्य कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी कोई लिख दिया है, लेकिन ये है कि भारत की जो सोच है, जागरूकता है, उसके जो विचार है, उसे व्यक्त करता है, मतलब अभिव्यक्त करने की एक रचना है, एक शैली है। आगे कहा जा रहा है कि जो इसका हजारों वर्षों से जो लिखा गया इसमें साहित्य में, वो स्वयं के जो अनुभव है, विचार है से बना हुआ है। यानी कि जो हमारा भारत का साहित्य था, अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारे जो युग मतलब जैसे जैसे हमारा जो युग बढ़ता जा रहा था, तो कई प्रकार के विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने ग्रंथ में अपनी विशेषताएं लिखी, उस समय की बातें की। तो ये कहा जा रहा है कि जो उस समय के जो अनुभव थे, यानी कि जो लिखे हमारे साहित्य को, जो स्वयं उन्होंने देखा था, जो अनुभव किया था, उनके जो विचार थे, वो भारतीय साहित्य में लिखा गया था। भारत शब्द का भा, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, रथ लगातार प्रयास करने वाला, से मिलकर बना है। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भारत का मतलब है वो ज्ञान का प्रकाश और मेहनत करने वाला, यानी कि लगातार मेहनत करने वाला देश है। भारतीय साहित्य यहाँ पे इस चिंतनशील और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो वसुधैव कुटुंबकम की उदार सोच को दिखाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मतलब भारत है, वो दिखाता है कि भारत हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है, और यह साहित्य भारत की गहरी सोच और एकता को दर्शाता है। अर्थात यह दुनिया को एक परिवार मानने की, मतलब जो दुनिया है, पूरा संसार है, उसे एक परिवार मानने को मतलब सोच को दिखलाता है, बताता है भारत। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका स्वरूप क्या है। भारतीय साहित्य का इतिहास 3000 वर्षों से अधिक समय तक फैले मानसिक और सांस्कृतिक विकास का लिखित इतिहास है, जो भारतीय सभ्यता की सटीक अभिव्यक्ति है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत का साहित्य है, वो लगभग 3000 साल से भी भारत की जो सोच है, जो संस्कृति है, जो विचार है, जो 3000 वर्षों से भी अधिक, उसे समेट के रखता है। जो हमारी सभ्यताएं थी, जैसे जैसे हमारा युग आगे बढ़ता गया, जो सभ्यताएं थी उसे लिखा गया, जो विचार थे, और मतलब जो पूरा का पूरा साहित्य था, उसे समेट कर एक इतिहास के रूप में हमारे समक्ष ले आया गया। इसमें विभिन्न युगों, जातियों, धर्मों का प्रभाव दिखता है, साथ ही सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक विकास के अलग अलग स्तर नजर आते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मतलब युग था, मतलब अलग अलग जो समय थे, समुदाय थे, जो धर्म थी, उन सब की छाप हमें हमारे भारतीय साहित्य में नज़र आता है। और जो ये साहित्य है, वो संस्कृति और विचारों के जो अलग अलग स्तर थे, यानी कि हर एक युग में कुछ ना कुछ नया खोजा गया था, कुछ ना मतलब नए नए विचार उत्पन्न हुए थे, लोगों को नए नए विचार आए थे, जिन्हें उन्होंने अपने साहित्य में समेट दिया। तो आगे देखते हैं इसमें। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारतवर्ष कई भाषाओं वाला विशाल देश है। इसका अनंत विस्तार हिंद महासागर से गहरा, भारत की भौगोलिक विस्तार से व्यापक और हिमालय के शिखरों से ऊंचा है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा साहित्य है, वो गहराई है, समुद्र है, जो चौड़ाई भारत, और ऊंचाई जो है वो हिमालय जैसी है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी विशालता ने भारतीय साहित्य की एकता को समझने में चुनौती दी, लेकिन इसकी एकजुट पहचान को भी मजबूत किया। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जो इसकी विशालता है, मतलब विशालता ने इसे समझना मुश्किल कर दिया। यानी कि जैसे कि यहाँ पे जो नागेंद्र है, वो कहते हैं कि जो भारत है वो कई भाषाओं का एक विशाल देश है। यानी कि यहाँ पे मतलब एक भाषा में, जैसे हम हिंदी में कह रहे थे, कि बस हिंदी में नहीं लिखा गया था, जैसे जैसे यहाँ पे समय यहाँ पे बदलता गया था, जैसे संस्कृत हो गया, वैदिक काल में हो गया, या कई सारे ऐसे समय हैं जैसे हिंदी, उर्दू, या अलग अलग जो भी भाषाएं थी, उसमें कई तरह के अपने साहित्य लिखे गए थे। तो यही यहाँ पे नागेंद्र कहते हैं कि जो हमारा भारत है, ये कई भाषाओं का एक विशाल देश है।
यानी कि कई भाषाओं में इसकी रचना की गई है और जो इसकी विशालता है इसे समझना मुश्किल कर दिया। फिर भी इसने साहित्य की एकता को और मजबूत किया, यानी कि अलग अलग भाषाओं में लिखे गए साहित्य के बावजूद भी जो इसकी एकता है, मतलब जो एकजुट है, वो बहुत मजबूती प्रदान की। अब हम देखते हैं कि प्राचीन और मध्ययुगीन स्वरूप क्या था इसका। प्राचीन काल में भारतीय साहित्य की शुरुआत मौखिक परंपरा से हुई, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसी रचनाएं शामिल हैं। वेदों की श्रुति कहा जाता है क्योंकि इन्हें मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो साहित्य की शुरुआत थी वो बोलकर सुनाई जाने वाली रचनाएं थी, जैसे वेद हो गया, रामायण हो गया, ऐसे हुआ था। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हम बोल के, यानी कि लिखित नहीं था, मौखिक था, मुंह से बोला गया था यहाँ पे। और वेदों को श्रुति कहते हैं क्योंकि इन्हें सुनकर याद किया जाता था। और जैसे कि हम कोई भी कहानी होता है कि जो हमारे मनगढ़ंत या कल्पना पे आधारित कहानी थी, जो सुनी सुनाई होती है, कि हम एक कहानी के रूप में अपने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में इस प्रकार की रचनाएं होती थी जो बस मुख से बोला जाता था, लिखा नहीं जाता था। लिपि के आविष्कार के बाद शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्रण तकनीकी ने साहित्य को लिखित रूप प्रदान किया। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो लिखने की कला है वो आने के बाद साहित्य को, जैसे कि यहाँ पे शिलालेख यानी कि पत्थर पे, तांबे पर छपाई से जो छपाई थे वो शुरुआत हुई। जैसे हम बात करें कि जो हमारे राजा महाराजा थे वो अपने शिलालेख पे अपने गुणगान करवाते थे, ताम्रपत्र पे लिखवाते थे। तो यही कहा जा रहा है कि साहित्य में तब जो लिखित रूप हुआ तब शुरू हुआ। संस्कृत और तमिल जैसी प्राचीन भाषाओं का साहित्य विश्व के सबसे पुराने साहित्यों में से एक है जो समान विचारधारा को दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा और तमिल भाषा है वो किताबों की दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है, यानी कि जो भाषा है वो है। और ये जो भारत की एक जैसी सोच दिखाती है, यानी कि इन भाषाओं में जो लिखी गई थी वो दोनों को दोनों सेम दिखाई देते हैं, सेम नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य युग में। मध्य युग में साहित्य भक्ति और प्रेम में भरा हुआ था। जैसे तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, नानक, चंडीदास, नरसिंह मेहता, त्यागराज जैसे साहित्यकारों ने यहाँ पे भक्ति, नैतिकता और मानवीय भावनाओं को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। रामायण और महाभारत की कहानियाँ सभी भाषाओं में साहित्य का आधार बनी। तमिल की तिरुकुरल, पंजाबी की जपजी और सिंधी की सूफी कलाम में भक्ति और आध्यात्मिकता का मेल दिखता है। मध्ययुगीन साहित्य को भक्ति प्रधान कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस समय जो साहित्य थी वो भक्ति और प्रेम की भावनाओं पर आधारित थी और इसमें जो लेखक थे भक्ति की अच्छाई और भावनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाते थे। ये कहानियाँ, मतलब जो इसमें रामायण है, महाभारत है, इनकी जो कहानियाँ थी वो हर एक भाषा के साहित्य की नींव बनी। यानी कि जो साहित्य थे, लिखने की जो शैली थी वो आधार, जो रामायण और महाभारत है उनके साहित्य का आधार बनकर सामने आते हैं। और इन रचनाओं में भक्ति और आध्यात्मिक सोच का जो मिश्रण नजर आता है और इस युग का जो साहित्य है मुख्य रूप से भक्ति पर आधारित था। यानी कि जो हमारा मध्य युग था पूरा का पूरा भक्ति पर आधारित था, जैसे कि आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा ही है। अब बात करेंगे हम आधुनिक युग का, 19वीं सदी और नवजागरण। 19वीं सदी में भारतीय नवजागरण ने साहित्य में यथार्थवादी और प्रगतिशील विचारधारा को जन्म दिया। उपनिवेशवाद और 1857 की क्रांति ने साहित्य को नई दिशा दी। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे चिंतकों ने सामाजिक बुराई, यहाँ पे जो समाज में जितने भी
कुप्रथाएं बुराइयां थी, जो हमारे ये विचार यहाँ पे लेखक हैं वो उन्होंने समाज सुधार किया और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। पत्रकारिता के प्रभाव से गद्य साहित्य का विकास हुआ, जिसमें कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना जैसी विधाएं आई। यानी कि जो हमारा 19वीं सदी था, जैसे कि हमने आधुनिक जो हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल आप पढ़ रहे थे, इसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो 19वीं यहाँ पे सदी था वो नई जागरूकता, यानी कि साहित्य में एक नई जागरूकता, नए विचार, नए प्रभाव को सामने लेकर आता है, जिसमें अंग्रेजी शासन और 1857 की जो क्रांति है वो साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान करता है, यानी कि उसे एक नया रूप प्रदान करता है। और इनमें जो विचारक थे उन्होंने समाज को जो भी कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह या सती प्रथा, इन जो विचारकों ने थे, यानी कि इनके द्वारा जो समाज की कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उन्हें मतलब नष्ट कर दिया गया था। और पत्रकारिता के प्रभाव से, यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग से जो हमारे गद्य विधाएं थी, जैसे कि पहले जो लिखा था वो सब के सब कविताओं के मतलब कविताओं में लिखी जाती थी या बोला बस सुना जाता था जो भी कहानियाँ होती थी। लेकिन जो हमारा आधुनिक युग आया, आधुनिक युग में जो भी गद्य विधाएं थी, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि जो नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना और जो अन्य गद्य विधाएं थी, उन सब का भी विकास इसी समय में हुआ था। अब आगे जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता को अपनी रचनाओं में शामिल किया। यानी कि जो भी हमारे जो हिंदी साहित्य के लेखक हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को मतलब एक तरह से जागरूक किया और समाज के प्रति प्रेम को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। अब हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद साहित्य में मुक्त कविता, समाजवादी यथार्थवाद और दलित चेतना का उदय हुआ। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद नई कविताएं, समाजवादी सोच और दलितों को जागरूकता मतलब साहित्य में आई। विश्व युद्ध, यहाँ पे विभाजन की त्रासदी, औद्योगिकीकरण ने साहित्य को प्रभावित किया। अज्ञा, मुक्तिबोध और यहाँ पे जीवनानंद दास जैसे कवियों ने समाजवादी यथार्थवादी कविता को नया स्वर दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब युद्ध हुआ, देश का बंटवारा हुआ और जो उद्योगों ने साहित्य को एक नई दिशा दी और जो हमारे कवि थे उन्होंने समाज को सच्चाई पर आधारित कविताएं लिखी। मतलब कि जो भी समाज में बुराइयां थी उसे उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से सभी के समक्ष उजागर किया। प्रेमचंद, शहादत, हंसन मंटो और भीष्म साहनी ने सामाजिक यथार्थ और विभाजन की पीड़ा को चित्रित किया। यानी कि जो हमारे लेखक हैं उन्होंने जब भारत का विभाजन हुआ तो अपनी कहानियों, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो कड़वा सच था उसे लोगों के सामने ले आए। दलित साहित्य में दया पवार, नामदेव यहाँ पे टसाल और जोशुआ जैसे कवियों ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी कि जो दलित साहित्य है, जिसके जो दलित लेखक हैं उन्होंने दलित साहित्य को समाज में उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहे थे उसके लिए उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से आवाज़ उठाया। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे कि नाटक और रंगमंच में, आधुनिक युग में नाटक और रंगमंच ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नए नाटकों ने समाज और राजनीति यानी कि जो समस्याओं को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया नाटक के माध्यम से। विजय तेंदुलकर, उत्पल दत्त और अद्धा रंगाचार्य जैसे नाटककारों ने नाटक को जन आंदोलन से जोड़ा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन लेखकों ने नाटक को लोगों के आंदोलन से जोड़ा। यानी कि नाटकों के माध्यम से ही लोगों को एक तरह से जागृत किया और आंदोलन से जोड़ दिया। आगे है इप्टा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, लिटिल थिएटर जैसे संस्थानों ने रंगमंच को समृद्ध किया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो संस्थान थे वो नाटकों को और बेहतर और लोकप्रिय बना दिया। आज नाटक जीवन का ज़रूरी हिस्सा और मनोरंजन का स्वस्थ यहाँ पे साधन बन गया है। मतलब कि अब नाटक का जो जीवन का हिस्सा और मनोरंजन का एक अच्छा तरीका बन के हमारे समक्ष आता है।
ये जो भारत का साहित्य है किस प्रकार से प्राचीन काल से मध्य युग में और आधुनिक युग में, और वो भी आधुनिक युग में जो भारतेंदु युग था, फिर जो हमारा आधुनिक यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो समय था, तो इस प्रकार से उसके स्वरूप को बांटा गया है। आगे हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक। भारतीय साहित्य हिंदी, पंजाब, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं में रचित है, जो प्राचीनता, विभिन्नता, गुणवत्ता में यूरोप के साहित्य से कम नहीं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये साहित्य है कई भाषाओं में लिखा गया, जैसे यहाँ पे हिंदी, तमिल आदि में लिखा गया है। ये पुराना, विभिन्न और उतना ही अच्छा है जितना यूरोप का साहित्य, यानी कि ये जो विभिन्नता है इसमें और जो प्राचीन समय से चलता रहा और इसकी जो गुणवत्ता यानी कि जो इसके गुण है, ये यूरोप के साहित्य से कम नहीं है। आगे है सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता में है भारतीय साहित्य वसुधैव कुटुंबकम की उदार सोच को दर्शाता है, जो विभिन्न भाषाओं और परंपराओं को एकता के सूत्र में बांधता है। मतलब कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो हमारा साहित्य है ये दुनिया को एक परिवार मानने की सोच को, एक विचार को दिखाता है और ये अलग अलग भाषाओं और परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। आगे है भक्ति और प्रेम। मध्य युग में भक्ति आंदोलन ने साहित्य को आध्यात्मिक और नैतिक गहराई दी। यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन थे वो साहित्य को एक आध्यात्मिक और अच्छाई से भरा हुआ, यानी कि जो हमारी नैतिकता होती है, नैतिक मूल्य होते हैं, उसके भाव को प्रदान किया। आगे है यथार्थवाद और प्रगतिवाद। आधुनिक युग में साहित्य ने सामाजिक सुधार, राष्ट्रीयता और दलित चेतना को अपनाया। मतलब एक तरह से जो हमारा नया साहित्य है, समाज सुधार है, देश प्रेम है और यहाँ पे जो दलितों की जागरूकता है उस पर केंद्रित था हमारा जो भारतीय साहित्य। आगे है वैश्विक प्रभाव। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद और R.K. नारायण जैसे लेखकों ने भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर स्थापित किया। मतलब इन लोगों ने जो हमारा भारत का साहित्य है वो दुनिया भर में एक मशहूर कर दिया, यानी कि विख्यात कर दिया, इसका विकास कर दिया दुनिया पे। अब हम जानेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में भारतीय साहित्य भाषा, संस्कृति और जीवन दर्शन का अनूठा मेल है, जो हजारों वर्षों की रचनात्मक परंपरा और जीवन सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। मतलब ये जो हमारा साहित्य है वो अपनी भाषा, परंपरा और जीवन की जो सोच है उसका एक खास मिश्रण बन के हमारे समक्ष आता है, और जो ये लगभग 3000 सालों की जो इसकी यहाँ पे रचनात्मकता और यहाँ पे जीवित संस्कृति को हमारे समक्ष दर्शाता है। यहाँ पे कृपलानी के अनुसार संपूर्ण भारतीय साहित्य को खास बनाने वाली दो बातें, एक 3000 से अधिक वर्षों की सतत रचनात्मक परंपरा और दूसरी वर्तमान में जीवित अतीत की जीवंत चेतना। मतलब यहाँ पे जो कृष्ण कृपलानी है यहाँ पे कहते हैं कि जो साहित्य की खास, मतलब जो साहित्य है हमारा भारतीय साहित्य, उसे खास बनाने वाली दो बातें हैं। पहली ये कि जो ये 3000 साल से लगातार रचनाएं बनते रहे, और दूसरी ये कि ये पुरानी बातें आज भी जीवंत और प्रासंगिक है, यानी कि जो हमारे पीछे प्राचीन काल में जो रचनाएं हुए थे, जैसे कि जो रामायण है, महाभारत है, वेद पुराण जो भी है, वो आज के समय में भी जीवंत, यानी कि उसको प्रासंगिकता दी जाती है, जीवंत रूप हमारे समक्ष नजर आता है। ये विभिन्नता में एकता को दर्शाता है और भारतीय विचारधारा को व्यक्त करता है। विश्व साहित्य में इसका योगदान अनमोल है। मतलब यहाँ पे के जो साहित्य है वो भारत की एकता और सोच को दिखाता है, और ये साहित्य दुनिया के एक बहुत कीमती योगदान देता है। यानी कि जो हमारा भारतीय साहित्य है ये विश्व साहित्य में एक अपनी अलग पहचान रखता है, क्योंकि जो हमारे पुराने मतलब वेद पुराण थे, या यूँ कह लें कि जो हमारा महाभारत है, वो रामायण है, वो साहित्य का नींव बनता है, अर्थात आधार बनता है जो भी साहित्य रचे गए थे, और आज के समय में भी वो अपना एक उच्च स्थान रखता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और आगे इसका जो आपकी भाषाएं हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।